एक राहुल नाम का लड़का स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, वो दिल्ली जाने के लिए। उस स्टेशन पर इधर विधर घूमता रहा, कभी इधर जाता है कभी विधर जाता है, क्योंकि उसको इंतजार था ट्रेन का। ट्रेन आने में थोड़ा वक्त था, 2 4 5 10 मिनट ही थी ट्रेन आने में। तो वो एक साइड इधर उधर घूमता है तो उसकी एकदम से नजर उस जो स्टेशन पर सीमेंट की, ज्यादातर क्या होता है कि आजकल सीमेंट की बनी हुई होती हैं जो वो सीटें होती है वहां पर, तो सीमेंट की सीटों पर काफी सारी औरतें वहां पर बैठी हुई थी। 5 से 10 औरत और लड़कियां वहां पर बैठी थी। तो उसको एकदम से लगता है कि एक संगीता नाम की लड़की, जिससे मेरा 5 साल पहले डिवोर्स हुआ था, तलाक हुआ था, तो मुझको ऐसे ही भनक लगी है कि शायद वहीं पर वो बैठी हो। हल्का सा और आगे चलता है, उन कुर्सियों की तरफ वो जो कि चलता है, जाने की कोशिश करता है, तो उसको वाकई में वही उसकी 5 साल पहले वाली पत्नी, जिसका उसका 5 साल पहले तलाक हो चुका था, वही उसको नजर आती है। तो वो देखता है तो वो एकदम सूख कर, बिल्कुल ऐसे हो चुकी थी जैसे कि सूख कर लकड़ियां हो जाती हैं। क्योंकि जब उसका डिवोर्स हुआ था तो वो एकदम से तंदुरुस्त थी, हष्ट पुष्ट थी, उसका स्वास्थ्य एकदम अच्छा था। लेकिन जब राहुल ने उसे देखा तो उसे लगा, यार कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कुछ मुसीबत हो, कुछ इस पर मुश्किलें आ पड़ी हो, इसकी मुश्किल की घड़ी है। इस वजह से मुझे इससे पूछना चाहिए, इससे कुछ जो कि इसके बारे में हालचाल पूछने चाहिए कि आखिरकार बात क्या है, कि ये अपने शरीर को लेकर के काफी टेंशन सी में बैठी हुई है और इसका शरीर है जो इसका साथ तक नहीं दे रहा है। ऐसी इसकी हालत हो चुकी है अब। तो राहुल उसे संगीता की तरफ जाता है, जो उसके पास में, संगीता के पास में और औरतें बैठी हुई थी, उनसे वो गुजारिश करता है, कहता है प्लीज आप बुरा ना माने तो मैं आपको यहां से थोड़ी देर के लिए हटाना चाहूंगा, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। तो साइड में बैठी हुई औरत है वो मान जाती है, उठकर उस सीट से दूसरी सीट पर, दूसरी कुर्सी पर जा बैठती है। जब दूसरी कुर्सी पर जाती है तो राहुल संगीता के बगल में बैठकर कहता है कि कैसे हो तुम। वो कहता है मैं ठीक हूं। तो वो कहता है तुम्हारी आखिर यह हालत कैसे हो गई, पहले तुम अच्छे से थी, खूब अपना शरीर भी अच्छा था, खूब तंदुरुस्त थी, लेकिन एकदम से तुम्हारी ये ऐसी हालत कैसे हो चुकी है कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। इस बारे में संगीता कुछ जवाब नहीं देती है, अपनी नजरों को नीचे तक की तरफ करके एकदम से घुग्गियां गाड़ लेती है और वो बैठी रहती है। कहता है चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम जा कहां पर रही हो। संगीता कहती है कि मैं दिल्ली जा रही हूं। वो कहता है दिल्ली किस काम से जा रही हो। तो कहती है मेरे पिताजी की तबीयत है ऐसे खराब है, इस वजह से मैं मेरे पिताजी से मिलने के लिए जा रही हूँ दिल्ली में। क्योंकि वहीं दिल्ली में मेरे भाई रहते हैं, वो जॉब करते हैं, तो मेरे भाई के पास में ही मेरे अब्बू हैं, वहीं से उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से उसको घर लेकर आ जाते हैं। तो मेरे पिताजी से मैं मिलने के लिए जा रही हूँ। तो वो कहता है मैं आपके पिताजी के लिए दुआ करता हूं कि आपके पिताजी की हालत है जो जल्दी ही ठीक हो जाए और जल्दी ही तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य है वो सही हो जाए। तो इतने में ट्रेन आ जाती है और ट्रेन का जो लोग इंतजार कर रहे थे एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं, कुर्सियों से खड़े होते हैं और ट्रेन के डब्बे में घुसते हैं, एकदम से घुसते हैं। तो राहुल नाम का लड़का होता है जो एकदम से ट्रेन में पहले घुस जाता है और सीट को रुको लेता है। सीट की जो जगह होती है उस पर किसी को नहीं बैठने देता है, यानी पहले जाकर बैठ जाता है। जो छोटी सीटें होती हैं, आमे सामने की सीटें, खिड़की के पास वाली सीटें, उसको रोक लेता है। संगीता पीछे से आती है, वो वहां पर खड़ी रह जाती है वही गेट के पास में। संगीता से कहता है कि तुम यहां पर आ जाओ, यहां पर बैठते हैं। संगीता उसके पास में सामने आकर बैठ जाती है, दोनों बैठे रहते हैं। इस तरह से दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में दोनों के मन में क्या चल रहा था, तो राहुल कहता है कि दिल्ली तुम जा रही हो, वहां से लौटोगी कब। तो कुछ ऐसी बातें होने लगती हैं, लेकिन संगीता फिर राहुल से कहती है कि तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। राहुल कहता है कि मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू देना है, मेरा इंटरव्यू है, आखिरकार मेरा इंटरव्यू वहां पर सही हुआ, सेलेक्ट हो गया तो मेरा वहां पर जॉब लग जाएगा, जॉब के लिए मैं वहां पर जा रहा हूं। कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम्हारी जॉब लग जाए, तुम इंटरव्यू में पास हो जाओ। इस तरह से दोनों बातें करते हैं। बातें करते करते राहुल संगीता से कहता है क्या तुमने शादी नहीं की अभी तक।
संगीता कहती है नहीं, मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की है। राहुल कहता है अच्छा, शादी की नहीं तो क्या शादी करने का आपका इरादा है? संगीता कहती है अभी फिलहाल तो इरादा नहीं है, बल्कि देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो राहुल से पूछती है क्या तुमने शादी की है? राहुल मना कर देता है कि मैंने शादी नहीं की। तुम्हारा करने का इरादा है? राहुल से पूछती है संगीता। राहुल कहता है नहीं, मेरा शादी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है और मैं शादी करूंगा भी नहीं। संगीता कहती है तुम शादी क्यों नहीं करोगे? राहुल कहता है मैंने एक और, जैसे चले तुमको पता है कि मैंने तुमसे जब शादी की थी, यानी पहली ही और लड़की से शादी की थी, पहला ही शादी की थी, वही मेरे को छोड़कर चली गई। इस वजह से मेरा पूरी तरह से शादी से मन भर गया है। मैं अब शादी नहीं करूंगा, मैं अपने अकेला ही रहूंगा। पूरी तरह से अपने अब जॉब के लिए जा रहा हूं। जॉब लग जाती है तो अच्छी बात है, वरना कहीं और जॉब करूंगा, अकेला अपना पेट भरूंगा, क्योंकि माँ बाप भी गुजर चुके हैं। तो दोनों में ऐसी ही बातें होने लगती हैं। फिर राहुल पूछता है कि तुम्हारी माँ कैसी है? तो संगीता माँ की जब बात को सुनती है कि माँ कैसी है, तो संगीता की आंखों से और ज्यादा आंसू निकलकर गिरने लगते हैं नीचे जमीन पर। कहती है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, करीबन 2 साल हो चुके हैं, माँ का भी इंतकाल हो चुका है। कहता है राहुल को भी बड़ा दुख होता है, इस बात को सुनकर बड़ा ही अफसोस होता है। एक चना बेचने वाला जो कि चना बेचते हैं वो डब्बे में आ जाता है। सब अपने अपने खाने को निकाल कर लोग खा रहे थे, तो उसने सोचा कि हम भी कुछ खा लें। तो वो 20-20 रुपये वाली दो चने की बोलते हैं चनोरी चने वाली से लेता है, खरीदता है, दोनों को ले लेता है। एक संगीता को देता है, एक खुद लेता है, लेकिन संगीता लेने से मना करती है। कहती है कि मेरा जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ली हुई कुछ चीज को खाऊं, तुम्हारे ही पैसों से तुम्हारी ही ली हुई मैं कुछ चीज को खाऊं, मेरा दिल बिल्कुल भी गवाही नहीं देता है। वो कहता है कि प्लीज खा लो, कोई बात नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस चने को खा लीजिए। ले लेती है संगीता। फिर कहता है राहुल की बिटिया कैसी है? उनके एक जब शादी हुई थी तो उनकी एक छोटी सी एक बच्ची हुई थी। तो वो कहता है कि बिटिया कैसी है? कहती है कि बेटी अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसको ये कहाँ पता है कि पिताजी अब तुम्हारे अब नहीं है, डिवोर्स हो चुका है, तलाक वलाक को वो क्या जाने। वो कहती रहती है हमेशा कि मम्मी पापा घर पर कब आएंगे, पापा घर पर कब आएंगे। इन बातों को सुनकर राहुल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और राहुल भी थोड़ा रोने लगता है, मतलब आंसू आने लगते हैं। राहुल कहता है कि तुम बिटिया को भी काश साथ में लाती तो मैं उसे देख लेता, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है बेटी को देखने के लिए। फिर राहुल कहता है कि जो मैंने तुमको 4 लाख रुपए दिए थे, उनसे तुम्हारा गुजारा हो रहा है या नहीं? अगर नहीं हो रहा तो आप बता दीजिए, मैं आपको फिर से और पैसे दे दूंगा अगर तुमको जरूरत पैसों की है तो। संगीता कहती है कि जो तुमने वो मुझे 4 लाख रुपए दिए थे, 4 लाख रुपए आने के बाद में ही जब मैं घर पर गए थे हम लोग, तो घर पर जाने के बाद में मेरे भैया ने वो पैसे ले लिए मेरे से 4 लाख रुपए, और वो उसने इधर विधर के अपने काम में बर्बाद कर दिए। मुझे एक फूटी कौड़ी तक उन पैसों में से नहीं दिया गया, और अब मैं अपने दर दर की ठोकरें खा रही हूं, अपने पेट भी जाने किस तरह से वहां पर मैं भर रही हूं। ऐसी हालत मेरी खुद की हो चुकी है। इन बातों को जब वो संगीता राहुल को बताती है कि और भी राहुल इमोशनल होने लगता है। लेकिन फिर संगीता कहती है कि अब मुझे इतनी दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैंने भी कुछ जॉब शुरू कर दी है जिससे मुझे 8,000 रुपये मिलने लगते हैं। वो कहता है क्या जॉब? कहती है कि मैंने 2 घरों में काम करना शुरू कर दिया है, बर्तन मांजती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, वहाँ से मुझे 4-4 हज़ार रुपये, 8,000 रुपये मिलते हैं, वहीं से मेरा और अपनी बिटिया का पेट भरती हूँ। राहुल के पैरों से जमीन खिसकने लगती है, इतना बुरा लगता है उसको, उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू ओसल होने लगते हैं। राहुल कहता है कि तुम्हें अब इस काम करने में शर्म नहीं आ रही? आखिरकार इस काम में भी तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब तुम घर पर रहती थी हमारे वहां पर, मैं पीकर आता था, थोड़ी घनी शराब पीता था, तो घर पर आता था तो तुम घर के काम को नहीं करती थी, वहां पर बोलती थी मुझे शर्म आती है। आखिर तुमको यहां पर अब शर्म नहीं आ रही जब तुम अपनी बिटिया के लिए, अपना पेट भरने के लिए दूसरों के घर में झाड़ू पोछा कर रही हो, बर्तन धो रही हो? लेकिन खैर क्या ही करें, तुम मेरी बात भी नहीं माना करती थी। लेकिन अब हैं जो भाभी हैं, भैया थे, भैया हैं, भाभी थी, लेकिन भाभी भी
कुछ दिनों पहले चल बसी हैं। अब कभी भैया खाना बनाते हैं घर पे, कभी मैं बनाता हूँ, जॉब कर लेते हैं इधर उधर की दोनों भैया, अच्छे से जिंदगी को तो गुजार रहे हैं। बातें करते करते दिल्ली का स्टेशन आ जाता है। जब राहुल उतरता है और संगीता भी उतरती है तो राहुल उसे 2000 रुपये देने की कोशिश करता है कि तुम इन्हें ले लो, लेकिन संगीता बिल्कुल मना कर देती है कि मैं इन पैसों को नहीं लूंगी। राहुल कहता है प्लीज आप ले लो, मैं मेरी बेटी के लिए दे रहा हूँ, बेटी के वास्ते इन पैसों को रख लो। वो रख लेती है। कहता है कि अब तुम कब आओगी वापस। वो कहती है मैं ट्रेन से अब नहीं आऊंगी, मैं बस से जाऊंगी, बस का सफर अब करूंगी आने के लिए, क्योंकि मुझे कहीं और जगह भी जाना है बस से आते वक्त, इस वजह से मैं बस में सफर करूंगी। राहुल कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं भी बस में सफर कर लूंगा, लेकिन आते वक्त जो तुम सफर करो, तुम और हम दोनों एक साथ अपना सफर करेंगे, तो तुम मुझे बता देना किस दिन आओ। वो कहती है 2 से 3 दिन लगेंगे, पिताजी से भी मिलना है, वहां पे रहना भी है एक रात, तो उसके बाद में मैं आऊंगी। तो वो कहता है चलो ठीक है तुम चली जाओ। ऑटो, संगीत अपना ऑटो में चली जाती है, राहुल अपने ऑटो को पकड़कर चला जाता है। दूसरे दिन राहुल का उस कंपनी में इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में राहुल पास हो जाता है, बड़ी खुशी होती है और उसको कहा जाता है, उसको एक तारीख दे दी जाती है 10 से 15 दिन बाद की कि तुम आ जाना, उससे तुम्हारी जो कि ज्वाइनिंग है और तुम्हारी सैलरी 70 से 80 हजार रुपये मिलेगी। बड़ा खुश होकर संगीता को मैसेज करता है कि बड़ी खुशी की बात है, मुझे जॉब में मिल गई है, 70 से 80 हजार रुपये पर मंथ के मिलेंगे और मुझे इतनी तारीख को ज्वाइनिंग करनी है। तो फिर तीसरे दिन दोनों संगीता और वो है जो कि आ जाता है। कहती है संगीता पिताजी की भी तबीयत में ठीक है। बस स्टैंड पर दोनों मिलते हैं, बस पर चढ़कर दोनों बैठ जाते हैं। जब दोनों बस में बैठते हैं तो दोनों एक दो बातें करते हैं। उसके बाद में संगीता राहुल के कंधे पर अपने सर को रखकर भबक भबक कर रोने लगती है। सब बस वाले देखने लगते हैं, बस में जो बैठे थे सब पूछते हैं क्या बात है। तो राहुल अपनी पूरी कहानी समझाता है और वो कहता है बेटे कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ। संगीता कहने लगती है कि राहुल मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है, लेकिन कहने को हिम्मत नहीं पड़ रही है। राहुल कहता है कहो। राहुल के भी मन में ये चल रहा था, राहुल समझ चुका था कि ये कहना क्या चाहती है। राहुल कह रहा था कोई बात, राहुल अपने मन में कर रहा था कि मैं इसको अपना लूंगा, पहले भी मैंने इसकी कई गलतियां माफ की हैं, लेकिन ज्यादा त्रास मुझे यहां पर आ रहा है। जो 4 लाख रुपए दिए थे इसके घर वालों ने बर्बाद कर दिए, मेरी बेटी है छोटी सी, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर मैंने कुछ ऐसा किया नहीं तो। वो कहती है कि हमें फिर से तुम्हारे साथ में सफर करना है। तो दोनों के मन में बहुत ही उछलने वाली बातें थी। तो स्टैंड आ जाता है, बस स्टैंड पर उतर जाते हैं। तो संगीता कहती है कि राहुल मेरे कदम मेरी मायके की तरफ जाने को मन ही नहीं कर रहा है, मेरा दिल बिल घबरा रहा है, तो मैं मायके की तरफ जब कदम रख रही हूं। राहुल कहता है बोलो क्या करना है। तो संगीता कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ चलना है। राहुल कहता है कि देखो संगीता, तुम्हारे लिए पहले भी दरवाजे खुले थे, अब इस टाइम भी तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, चलो। राहुल कहता है कि अब बताओ क्या करना है। संगीता कहती है बस बिटिया को साथ में लेकर आना है, बिटिया स्कूल में होगी, तुम मेरे साथ में चलो, तो हम अपनी बेटी को लेकर आते हैं और घर चलते हैं। राहुल एक किराए पर गाड़ी करता है, क्योंकि वो तो रास्ते में ही होते हैं, किराए पर गाड़ी करता है, टैक्सी को लेकर स्कूल पहुंचते हैं, बिटिया को बुलाते हैं, बिटिया को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं खिड़की खोलकर और सीधा उसके घर यानी उसे संगीता के ससुराल राहुल के घर पर पहुंच जाते हैं। दोनों फिर से अच्छे से जिंदगी को गुजार रहे हैं, अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस कहानी का उद्देश्य किसी को गलत साबित करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर पर पहुंच जाए तो उसको भटका हुआ नहीं माना जाता है। लेकिन जो आज के दौर में ये घर बिगड़ रहे हैं, ये रिश्ते बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे सी बात को लेकर इतने तनाव पैदा कर देते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भटका देते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, लोगों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी भी जिंदगी में ये कदम अभी भी है या पहल शुरू होने वाली है, सुधर जाओ तो ही अच्छा है मेरे भाइयों, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, भटक जाओगे तुम।
इस तरह से अपनी पति और पत्नी में प्यार बरकरार रखो। पति पत्नी से झगड़ा ना करे और पत्नी पति से झगड़ा ना करे, क्योंकि छोटी मोटी बातों को लेकर अगर आप चिंतित रहोगे, छोटी मोटी बातों को लेकर आप अपने मन में मनमुटाव रखोगे, तो आपकी जिंदगी कतई भी नहीं गुजरने वाली है, पूरी तरह से आप बर्बाद हो जाओगे। तो इस कहानी का मकसद सभी को सचेत करना है। आप लोग बता दें कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कहानी को कहां से देख पा रहे हैं और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए।